आज के करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर हैं। 20 नवंबर की शाम भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान भारत और गुयाना ने 10 अहम समझौते पर साइन किए। दोनों देशों के बीच सबसे अहम समझौता हाइड्रोकार्बन को लेकर हुआ, जिसमें कच्चे तेल की सप्लाई, नेचुरल गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर आपसी सहयोग पर सहमति बनी। कृषि क्षेत्र में समझौते के तहत दोनों देशों वैज्ञानिक जानकारी, संसाधनों और एक्सपर्ट के लेन देन के जरिए खेती और उनसे जुड़े उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। इस बीच 3 साल के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2024 से 27 तक पर भी हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत थिएटर, म्यूजिक, आर्ट्स और लिटरेचर को लेकर आपसी सहयोग बढ़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय फार्माकोपिया पर सहमति बनी, जिसमें दोनों देश के स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं के लेन देन को लेकर मिलकर काम कर सकेंगे। जन औषधि योजना PMBJP के तहत भी एक समझौता हुआ, जो CARI-COM देशों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने में मदद करेगा। मेडिकल उत्पादनों को लेकर हुई समझौते के तहत दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जैविक उत्पादों बनाने में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। डिजिटल बदलाव के लिए इंडिया स्टेक MOU पर साइन हुई। इसके तहत भारत के डिजिटल सॉल्यूशंस की गुयाना से समझौता किया जाएगा। इसे लेकर ट्रेनिंग और पायलट प्रोजेक्ट पर चलाए जाएंगे। गुयाना में UPI जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम लागू करने के लिए सहमति बनी। गुयाना के नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट NDI और भारत के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस इंडस्ट्री में रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देंगे। स्टेट एंड न्यूज़। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि हुआ। आसाम सरकार ने आज यानी 21 नवंबर को अधिसूचना जारी कर करीमगंज जिले और करीमगंज शहर का नाम क्रमशः श्रीभूमि और श्रीभूमि टाउन रखा। आसाम कैबिनेट ने मंगलवार 20 नवंबर को बांग्लादेश की सीमा से लगे बराक घाटी इलाके के करीमगंज जिले का नाम बदलने की मंजूरी दे दी। भारतीय जनता पार्टी के कृपनाथ मल्हार करीमगंज सीट से वर्तमान सांसद हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने कर श्री विजयापुरम कर दिया था। उत्तर पूर्वी राज्य आसाम हिमालय के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी की घाटियों के इलाके में है। इसे 1950 में एक राज्य के बतौर मान्यता मिली और इसकी सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश भूमि में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से लगी है। आसाम का राजधानी दिसपुर है। आसाम में कुल 31 जिले हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा आसामिया है, जो बड़े पैमाने पर यहाँ बोली जाती है, लेकिन कई दूसरी बोलियाँ जैसे बंगाली और बोडो भी आसाम के कई इलाकों में बोली जाती है। बिहू यहाँ सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। आसाम राज्य चाय और रेशम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 2 प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। आसाम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए मशहूर है और कई लोकप्रिय प्रजातियों का घर है, जिसमें लाल सिर वाले गिरिध, सफ़ेद पंखों वाली लकड़ी बत्तख, सुनहर लंगूर वगैरह शामिल है। इंटरनेशनल। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में 2200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप लगा। 20 नवंबर को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी पर समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन, करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को ये मामला USA की कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई 20 नवंबर को हुई। अडानी के अलावा मामले में शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल केबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल हैं। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के पैसों को जुटाने के लिए अमेरिका लोगों को विदेशी निवेश और बैंकों से झूठ बोला। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसों को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। 20 नवंबर को ही अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बोल्ट की बिक्री से $600 मिलियन यानी 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। इसके चलते अडानी ग्रुप ने 10 शेयर में से 9 शेयर गिरावट हुई।
अडानी इंटरप्राइजेज में सबसे ज़्यादा 23.44% की गिरावट हुई। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अडानी पर अमेरिका अटॉर्नी ऑफिस के आरोप। 2020-2024 अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 मिलियन यानी 16,881 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुनाफे का अनुमान था। गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत एस जैन। अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग रखी। कोर्ट में कहा गया कि साइरिल केबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल ने ब्राइबरी रिश्वत स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, FBI और US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC की जांच रोकने की साजिश रची। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए। अडानी ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिका इन्वेस्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $3 बिलियन यानी 25,321 करोड़ रुपए रकम जुटाई। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर सबसे ज़्यादा 23.44% गिरा। कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस, आज की क्लोजिंग प्राइस, तेजी गिरावट। अडानी इंटरप्राइजेस की गिरावट पड़ी 23.44%। अडानी पोर्ट्स 13.23%। अडानी ग्रीन एनर्जी 18.95%। अडानी टोटल गैस 10.38%। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20.00%। अडानी पावर 9.62%। अडानी विल्मर 10% अंबुजा सीमेंट 12.66%। ACC 7.99%। NTTV 0.18%। पंजाबी रैपर शुभ UN के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वे अब लियोनार्डो डिकैप्रियो, डेविड बेकहैम, कोल्डप्ले, BTS, बिली इलिश, रॉन चिडलर, शेलेन वुडली, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल जैसे हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो जलवायु परिवर्तन पहल पर UNFCCC के साथ सहयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का यह फैसला शुभ की लोकप्रियता, संगीत और फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का मानना है कि शुभ का संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि वे अपनी कला और मंच का प्रयोग सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी करते हैं। 29वां राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू, अजरबैजान में हो रहा है। पर्यावरण से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। UNFCCC पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशंस यानी सान्द्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है। इसके अन्य नाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन है। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय पक्षकारों का सम्मेलन COP है। ये वार्षिक बैठकों आयोजित करता है। वर्ष 1993 में भारत UNFCCC का एक पक्षकार बना। इसके तहत पार्टियों का पहला सम्मेलन COP 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया गया। इंस्टाग्राम पर शुभ के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वी रोलिन, एलिवेटेड और बेलन जैसे हिट गाने गाए। विराट और रणवीर जैसे बड़े सेलिब्रिटी भी इनके गाने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। स्पोर्ट, भारत ने महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीता हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बिहार के राजगीर में हुई महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा जमा लिया है। 20 नवंबर को हुए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया है। तीसरे क्वार्टर के पहले मैच के 31वें मिनट में दीपिका ने टीम इंडिया के लिए पहला गोल किया जिसने भारत को जीत दिलाई। इससे पहले भारत ने 2023 में रांची और 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। 21 नवंबर को हुई फाइनल मैच के पहले और दूसरे क्वार्टर के कुल 30 मिनट खेल में दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में भारत को 4, चीन को 2 पेनाल्टी कॉर्नर मिले। हालांकि कोई भी टीम इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सकी।
बिहार सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया है। टीम की हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके साथ ही टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह को भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शाम 5 बजे भारत और चीन के महिला हॉकी टीमों के बीच फाइनल मुकाबला शुरू हुआ था। 3000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम दर्शकों से भरा रहा। मंगलवार 19 को जापान को हराकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में ग्रुप और सेमीफाइनल सभी 6 मैच जीते हैं। वहीं चीन ने भी अपने 6 में से 5 मैच जीते हैं। एक ग्रुप मैच में चीन को भारत से हार का सामना करना पड़ा। भारत और चीन के बीच ये फाइनल हॉकी मुकाबला 8 साल बाद हुआ। इससे पहले 2016 और 2013 में इस टूर्नामेंट के हुए फाइनल मैचों में भारत ने चीन को हराया था, जबकि 2009 में चीन ने भारत को हराया था। आईसीसी ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक नंबर 1 पर पहुंचे। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 20 नवंबर को जारी आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार 2 शतक लगाने वाले तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की रैंकिंग में 69 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। अब वे तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे दूसरी बार हुआ है जब हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप पर पहुंचे हों। इसी साल T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने पहली बार पहले नंबर की पोजीशन हासिल की थी। आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग टॉप 10 खिलाड़ी। हार्दिक पांड्या इंडिया, रेटिंग पॉइंट 244। दूसरे नंबर पर दीपेश सिंह एरी नेपाल 231। तीसरे नंबर पे लियाम लिविंगस्टन इंग्लैंड के 230। चौथे नंबर पे मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया 209। पाँचवें नंबर पे वानिदु हसरंगा श्रीलंका 209। छठे नंबर पे है मोहम्मद नबी अफगानिस्तान 205। सातवें नंबर पे सिकंदर रजा जिम्बाब्वे 186। आठवें नंबर पे रोमारियो शेफर्ड वेस्ट इंडीज़ 175। नवे नंबर पे एडन मार्कस साउथ अफ्रीका 168। 10वें नंबर पे ग्रेहेड इमारत नामीबिया 164। आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग टॉप 10 बेटर देश रेटिंग पॉइंट। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया 885। फिल शोल्ट इंग्लैंड 828। तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर भारत 806। चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव 788। पाँचवें नंबर पर बाबर आजम पाकिस्तान 742। छठे नंबर पर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान 719। जोस बटलर इंग्लैंड के हैं 717। यशस्वी जायसवाल भारत के 706। पाथुम निशांका श्रीलंका 672। 10वें नंबर पर रहमतुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान 636। आज का इतिहास। 21 नवंबर का इतिहास। हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। ये दिन टेलीविज़न के महत्व को पहचानने और इसके जरिए समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस की शुरुआत 1996 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। 1996 में संयुक्त राष्ट्र में पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य टेलीविज़न के बढ़ते प्रभाव और विश्व के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान को सम्मानित करता है। विश्व टेलीविज़न दिवस 2024 21 नवंबर। 1877 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व के सामने पहला फ्रोनोग्राफ पेश किया। 1906 में चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाई थी। 1947 में आज़ादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। 1956 में एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई। 1962 में भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया। 1963 में केरल के तुम्बा क्षेत्र में रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ।